So question number 1 is what is valency of an element? वैलेंसी जैसे कि आपको पता है वैलेंसी क्या होता है, थोड़ा वर्ड पहले भी सुना होगा आपने 10 तक। तो वैलेंसी क्या होता है अपने पास, कंबाइनिंग पावर, कितनी कंबाइन कर सकती है, कितने दूसरे एलिमेंट्स के एटम के साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो क्या है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब किसी दूसरे के साथ जुड़ने की कैपेसिटी, इंडिकेटिंग जो कि क्या दर्शा रही है, हाउ मैनी एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के कितने एटम्स उस एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन कर रहे हैं या डिस्प्लेस हो रहे हैं, मतलब या तो चेंज हो रहे हैं या उसके साथ कंबाइन कर रहे हैं। अब क्लोरीन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं वैलेंस शेल में? 7। तो उसको कितने चाहिए? 1। हाइड्रोजन के कितना होता है? 1। ऑक्सीजन के बाहर पड़े होते हैं 6। तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई? 2। मतलब कंप्लीट करने के लिए उसको कितने एटम्स के साथ कंबाइन करना होगा या फिर कितने डिस्प्लेस करने होंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपकी वैलेंसी। नेक्स्ट है व्हाट आर मैजिक नंबर्स। देखो ये बात मैजिक नंबर्स की अपन ने पहले भी डिस्कस की थी। क्या अगर पीरियोडिक टेबल देखो तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32 और फिर दोबारा 32, लास्ट में जाओगे तो दोबारा 32 आ जाएगा। तो ये आपके मैजिक नंबर्स हो गए 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32। एक और 32 है, वो आया नहीं होगा बेटा, इसमें साइड पे लिखा है, तो एक और 32 आएगा। 7 पीरियड्स हैं। अब ये क्या है? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, मतलब इतने बार रिपीट हो रहा है। देखो एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 3 लिथियम, लिथियम ग्रुप 1 का है। एटॉमिक नंबर 11 सोडियम, तो कितने का गैप आ गया? 8 का। फिर एटॉमिक नंबर 19 पोटेशियम, कितने का गैप आ गया? 8 का। तो आगे जब जाओगे रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, तो उसमें 18, 18 और 32 का गैप आएगा। ये क्यों है? देखिए जो फर्स्ट शेल होता है उसमें सिर्फ 1s आता है, सेकंड में 2s और 2p भी आ जाता है। 2s के कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2, 2p के कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6, तो कितने का गैप बन गया? 8 का। ऐसे ही थर्ड शेल में 3s और 3p, फिर से कितने का गैप बन जाएगा? 8 का। पर फोर्थ जब शेल फिल करना है आपने, तो 4s भी फिल हो रहा है, 3d भी फिल हो रहा है और 4p भी, तो इस हिसाब से आ जाता है गैप 18 का। इनको मैजिक नंबर्स कहते हैं। मैजिक नंबर्स बताते हैं कितने एटॉमिक नंबर के बाद या कितने गैप के बाद सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या सेम प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। थर्ड है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एटॉमिक साइज एंड आयनाइजेशन एनर्जी। एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एनर्जी में रिलेशन पूछा हुआ है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी चाहिए, क्यों चाहिए? टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना, एनर्जी चाहिए, क्यों चाहिए? ताकि हम किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाएँ। इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे होंगे, किसको रिमूव करना है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, जिसका संबंध न्यूक्लियस के साथ बाउंड या जिसका अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है न्यूक्लियस के साथ। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, जो कि लूजली बाउंड होता है। वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा लूजली बाउंड होता है, तो उसको निकालने के लिए एनर्जी चाहिए। तो कितनी एनर्जी चाहिए? वो क्या होता है आपके पास? आयनाइजेशन एनर्जी। और वो इलेक्ट्रॉन जो हो वो न्यूट्रल, आइसोलेटेड और गैसियस एटम का हो। न्यूट्रल, आइसोलेटेड और गैसियस एटम, जिसके आसपास कोई और इन्फ्लुएंस करने वाला, प्रभाव डालने वाला ना हो। तो आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक साइज देखो, एक ये न्यूक्लियस है और ये सबसे बाहर पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है। एक ये न्यूक्लियस है और सबसे बाहर पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है। तो देखो इनमें जो रेडियस या आपा कह लें तो डिस्टेंस जो है वो क्या है बेटा? बहुत कम है। इनमें जो डिस्टेंस है वो क्या है? बहुत कम है। और इनमें डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा। तो एटॉमिक साइज़
इसमें कम है और इसमें साइज़ क्या है, ज़्यादा। अगर साइज़ कम है तो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल का है सबसे बाहर पड़ा हुआ है, वो न्यूक्लियस के नज़दीक है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत हैं, उसको निकालना मुश्किल है। तो जिसका साइज़ ज़्यादा है वो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है और उसको निकालना आसान है। तो यही लिखा है। देखो इसका मतलब क्या है, अगर साइज़ ज़्यादा तो निकालना आसान है तो एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, कम। तो आयनाइजेशन एनर्जी और साइज़ का रिलेशन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन। इन्वर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। साइज़ ज़्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी कम। तो ये लिखा है आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ करती है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है जैसे ही साइज़ इंक्रीज़ करता है। ये अट्रैक्टिव फोर्सेस का मामला है। फोर्थ क्या है कि आयनाइजेशन एनर्जी बताओ ग्रुप और पीरियड में कैसे डील करती है। आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड का मतलब क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो। लेफ़्ट टू राइट जनरली क्या होता है, साइज़ कम होता है। क्यों साइज़ कम होता है, तो देखो प्रोटॉन्स तो इंक्रीज़ कर रहे हैं। लिथियम में कितने हैं, 3। बेरिलियम में कितने हैं, 4। बोरॉन में कितने हैं, 5। इस तरह से लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, पर जिस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो तो उसी शेल में रह रहा है ना, तो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दूर नहीं जा रहा। बट जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। तो उस वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। लेफ़्ट टू राइट जाते हो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है, तो उससे साइज़ क्या होता है, कम। अगर साइज़ कम है तो अभी डिस्कस किया है, अगर साइज़ कम हो बेटा तो होता क्या है, साइज़ कम होने से न्यूक्लियस के पास है इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहर है और उसको रिमूव करना मुश्किल है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा चाहिए। ग्रुप में क्या होता है, देखो ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो फिर से अभी बात की, जब ऊपर से नीचे आ रहे हो बेटा, जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आयनाइजेशन एनर्जी कम। क्यों, ऊपर से नीचे आ रहे हो पीरियोडिक टेबल में तो क्या होता है, शेल बढ़ जाता है। शेल बढ़ने से क्या होता है, दूरी, न्यूक्लियस से दूर हो गया बाहर का इलेक्ट्रॉन, तो अट्रैक्शन क्या हो गई, कम। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, कम। अब इसमें एक वर्ड लिखा है शील्डिंग ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या होता है, देखो मैं डिफरेंट कलर्स के इलेक्ट्रॉन्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सबसे बाहर बेटा कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ब्लैक वाला। उसको निकालना आसान है या नहीं, एक तो दूरी देख लो भाई, वो न्यूक्लियस से कितनी दूर है। दूसरी बात, जो ये रास्ते में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये उस ब्लैक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट होने नहीं दे रहे। रास्ते में स्क्रीन्स या शील्ड लगा रहे हैं, वो चाहते हैं, ये ग्रीन इलेक्ट्रॉन चाहता है मैं सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ, येलो कहता है थोड़ा दूर हूँ मेरे को भी, रेड कह रहा है थोड़ा दूर, ब्लैक तो बहुत ज़्यादा दूर है। तो इसको कहते हैं रास्ते की शील्डिंग। शील्डिंग कौन करता है, इनर इलेक्ट्रॉन्स। बाहर के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ करेंगे, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। जितनी ज़्यादा शील्डिंग उतना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान, क्योंकि वो न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ नहीं है ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, एनायन का रेडियस ज़्यादा क्यों है पेरेंट एटम से। पेरेंट एटम क्या होते हैं बेटा, जो कि एटम है जिसमें ना कुछ ऐड किया इलेक्ट्रॉन, ना इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट किया। अब एनायन का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया एक्स्ट्रा। देखो एक होता है P/E रेशो, ये आपको लिखवाई भी हुई है, P/E रेशो। चाहे तो उसका आप साथ में चार्ट सा भी बना सकते हो। एग्जांपल लेते हैं, मान लो क्लोरीन की, तो प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो P/E रेशो क्या आ गई, 1। अब एग्जांपल लेते हैं Cl नेगेटिव की,
प्रोटॉन कितने हैं 17 पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18। पहले 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे, अब 17 प्रोटॉन 18 को इतना इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे। अगर P/E रेशो कम है तो साइज़ क्या हो जाएगा, ये रेडियस क्या हो जाएगा ज़्यादा। इसको कैसे लिखना है, P/E रेशो का नाम क्या था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ध्यान रखना, न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है कि कितने प्रोटॉन किस हिसाब से उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इफेक्टिव कितना हो रहा है काम। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब प्रोटॉन्स की इलेक्ट्रॉन्स के साथ कैसी डीलिंग अट्रैक्शन है, कितने प्रोटॉन्स पे कितने इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको P/E या Z/E रेशो कहते हैं, अगर वो ज़्यादा होता है तो साइज़ कम होता है। पर एनायंस में क्या है, P/E रेशो कम हो जाता है, जिसकी वजह से साइज़ या रेडियस क्या हो जाता है ज़्यादा हो जाता है। अट्रैक्टिव फोर्सेस भी तो कम होगी ना। देखो पहले 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे थे, अब 17 प्रोटॉन्स को 18 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। मेटल्स नॉन मेटल्स का डिफरेंस इजी होता है। मेटल्स मेलिएबल डक्टाइल होते हैं, शाइनी या लस्चरस कहते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मेटल्स अच्छे कंडक्टर होते हैं एग्जांपल, वैसे ही नॉन मेटल्स उसका ओपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एलिमेंट्स जो सेम ग्रुप में उनकी प्रॉपर्टीज सेम, प्रॉपर्टीज़ किन की सेम, प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है, मतलब एक दूसरे की विशेषताएं क्वालिटीज़ सेम किस में है। अब मैं भी लूज़ कर रहा हूँ, मेरे साथ बैठा भी लूज़ कर, मैं एक लूज़ कर रहा हूँ वो भी एक लूज़ कर रहा है, दो जन इकट्ठे बैठे हैं, एक गेन कर रहा है दूसरा भी गेन कर रहा है, एक गेन कर रहा है तो दूसरा भी एक गेन कर रहा है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी सेम। सेम प्रॉपर्टीज़ तब होंगी जब बाहर की आउटर मोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा सेम, और इसी को आप बोलते हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होता है भी, कुछ एलिमेंट्स सेम तरह की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। वो कब सेम तरह की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जब बाहर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे सेम, और ये कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद होते हैं। वो रेगुलर इंटरवल क्या था बेटा, मैजिक नंबर्स। मैजिक नंबर्स एक ऐसे नंबर्स हैं, इसमें एंड पे एक 32 और लिख लेना। मैजिक नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिसके बाद क्या होता है, जिनके बाद आके दोबारा सेम प्रॉपर्टीज़ या सिमिलर प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो जाती हैं। तो रिपीटेशन इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बार बार रिपीट हो रही है, यही बेटा मैजिक नंबर्स हैं, यही पीरियोडिसिटी और उसका कारण है, और यही प्रॉपर्टीज सेम होना है। दोबारा सुन लो, इन्हीं मैजिक नंबर्स की वजह से प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। कौन सी, फिजिकल और केमिकल। सेम नहीं तो सिमिलर तो बोल ही सकते हो, और पीरियोडिसिटी का कारण भी ये है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन्होंने SP-D की पूछी है, आप SP-DF चारों की ध्यान रखो। SP-DF ध्यान रखना। N क्या होता है, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल। N-1 क्या होता है बेटा, पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट मतलब बाहर वाले का पीछे वाला, एक पीछे। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की होती हैं। तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं थोड़ा लिखा हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी है, चाहत है, उनकी पोटेंशियल है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसी चीज़ है कि वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकती है और फिर बाद में खींच लेगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, देखो मान लो 2 रोटियां पड़ी हुई थी, ठीक है, और हम 2 इंसान हैं सामने, तो आपस में पहले क्या बोला, चलो शेयर कर लेते हैं। अब एक पर्सन जो है वो जल्दी जल्दी खा रहा है, एक पर्सन है धीरे धीरे खा रहा है, एंड पे बच जाएगी ना एक पर्सन के पास। तो जिसने जल्दी जल्दी खा ली, अगर उसको भूख लगी हुई तो वो और रोटी खा सकता है दूसरे की छीन के। एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे नहीं समझ आ रहा तो एग्जाम्पल लेते हैं। ये कोवलेंट बॉन्ड है हाइड्रोजन और क्लोरीन का, जिसमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये पर्पल वाला, और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ग्रीन वाला। जैसे ही बॉन्ड बनाए, क्योंकि क्लोरीन जो है वो खींच सकता है, अभी शेयरिंग हो रही है ना, बॉन्ड बना है तो शेयरिंग है। क्लोरीन के पास ग्रीन इलेक्ट्रॉन का भी है पूरा चार्ज, और हाइड्रोजन का पर्पल इलेक्ट्रॉन भी वो यूज़ कर सकता है, और हाइड्रोजन भी क्लोरीन का ग्रीन इलेक्ट्रॉन यूज़ कर सकता है। यही तो शेयरिंग है ना, एक पेन आपका एक पेन मेरा,
क्वेश्चन भी लिख सकते हैं और आंसर भी। जब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आप आंसर लिखो, जब आप आंसर लिख रहे हो मैं क्वेश्चन लिखो, जब मैं आंसर लिख रहा हूँ आप क्वेश्चन लिखो। कुछ समय बाद जब आया क्लोरीन को गुस्सा तो क्या हुआ? जब क्लोरीन को गुस्सा आ गया तो क्या हो गया? क्लोरीन ने ना केवल अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश की। तो हुआ क्या? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा सरक गया, किसकी तरफ? क्लोरीन की तरफ। यही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? किसी भी एलिमेंट की ऐसी टेंडेंसी कि वो अट्रैक्ट कर पाए शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं और ज़्यादातर ये प्रॉपर्टीज़ आइसोलेटेड एटम की ही होती हैं ताकि कोई और इन्फ्लुएंस ना कर पाए। इसको काई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे एक्स थोड़ा फैंसी सा बना देना। डायगोनल रिलेशनशिप देखो, मैंने क्या बोला, ऊपर से नीचे आ रहे हैं जब पीरियोडिक टेबल में तो साइज क्या कर रहा है? इंक्रीज। लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज क्या कर रहा है? डिक्रीज। मान लो ये 5 वैल्यू है, अब इंक्रीज कर गई तो 6 हो गई, ये 5 वैल्यू है तो ये क्या हो गई? 4। ये क्या हो गई? 4। अब 4 से नीचे जाओगे 1 बढ़ गया ना, तो मान लो लगभग 1 बढ़ गया तो कितनी वैल्यू होगी? 5। 6 से यहाँ पे 1 कम हो गया। अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना उनका साइज सेम। कुछ एक एग्जांपल्स हैं अपने पास। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं कि जो सेकंड और थर्ड पीरियड लेके चल रहे हो आप, कुछ ग्रुप भी लिखे हुए हैं बेटा, सेकंड और थर्ड पीरियड में जो ये ग्रुप्स लिखे हुए हैं इनमें एरो भी लगाया हुआ है, ये डायगोनल हो गया ना। लिथियम, मैग्नीशियम क्या हो गया? डायगोनल। बेरिलियम, एल्यूमिनियम डायगोनल। बोरोन, सिलिकॉन डायगोनल। ये डायगोनल जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? सेम, क्योंकि एटॉम का साइज क्या है? सेम। हालांकि डिफरेंट ग्रुप हैं, काफ़ी चीज़ें अलग होनी चाहिए थी, पर ड्यू टू सेम एटॉमिक साइज कई तरह की प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं? सिमिलैरिटीज़ आ जाती हैं। इसी को क्या कहते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। भी ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज कम होता है, जितना बढ़ा उतना कम हो गया डायगोनल। नोबल गैसेस देखो, नोबल गैसेस फुली फिल्ड है, उनको क्या, उनको नहीं चाहिए कुछ, उनको किसी से कनेक्ट नहीं होना, नहीं कनेक्ट होना, तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा? मुश्किल। फुली फिल्ड हैं, स्टेबल हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। अगर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या फिर मान लो नया पीरियोडिक टेबल जो है उसके डिफेक्ट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है? यही प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो हाइड्रोजन नहीं पता भी, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, या तो वो लूज़ कर देगा तो वो बन जाएगा H पॉजिटिव। लूज़ करने वाले मेटल्स, और वो मेटल्स कहाँ पे होते हैं? लेफ्ट साइड में, पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड में, ग्रुप 1 में। कहाँ होते हैं? लेफ्ट साइड, ग्रुप 1। तो इस केस में ये ग्रुप 1 की प्रॉपर्टी शो करेगा। बट अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करवा दो, अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाते हो तो ये क्या बन जाएगा? 1s2। मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन शॉर्ट हेलोजेंस ग्रुप 17। मतलब हाइड्रोजन प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 की भी शो कर सकता है और ग्रुप 17 की भी प्रॉपर्टीज शो कर सकता है। ग्रुप 1 की प्रॉपर्टी का तो शो करेगा, ग्रुप 1 की प्रॉपर्टीज शो करेगा जब उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होगा। ग्रुप 1 की प्रॉपर्टीज कब शो करेगा? जब कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होगा तो हाइड्रोजन दे देगा इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 17 की प्रॉपर्टीज कब शो करेगा? जब कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा, जब हाइड्रोजन को किसी ने इलेक्ट्रॉन दे दिया। जो स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देंगे। इन शॉर्ट, कम शब्दों में, हाइड्रोजन की पोजीशन सेटल्ड नहीं है, वो ग्रुप 1 वाले भी शो कर सकता है और ग्रुप 17 वाले भी शो कर सकता है। और क्या है, नीचे आपने वो पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड को अलग से रखा हुआ है, बीच में क्यों नहीं रखा, जो F ब्लॉक वाले हैं। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, उम्मीद है थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी।